हेलो एवरीवन। आज हम सभी क्लास 12th हिस्ट्री का 12th चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ ही ये आपके पूरे हिस्ट्री के कोर्स का लास्ट चैप्टर है। इसको मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि जो आपने पूरी 12th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी है हमारे चैनल से, आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ। आप कमेंट बॉक्स में आज ये फीडबैक ज़रूर लिखना। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा तो ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि मेरी आपके साथ इसके बाद हम सीधा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लिखना। और जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जैसा कि आपको मिल ही जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ये है मतलब क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। eklavyastudypoint.com ये हमारी वेबसाइट है, और इसी नाम से एकलव्य स्टडी पॉइंट ये हमारा इंस्टा हैंडल है। यहाँ पे आपकी क्वेरीज आप भेज सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा eklavyastudypoint.com वेबसाइट पे आप सारे के सारे जो नोट्स हैं उसको आप रीड भी कर सकते हो। चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा ऑर्गेनाइज तरीके से। तो देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमें बताएगा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। पिछले चैप्टर तक हमने ये पढ़ लिया था कि हाँ भाई, हमारा देश जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी की डेथ भी हो गई थी। अब आगे क्या हुआ हमारे यहाँ पे, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। 1946 से 1950। तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो बहुत यूनिक था। आई होप, मुझे पता है कि कई लोगों ने 11th में भी ये पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इवन पूरी बुक पढ़ी है आपने पॉलिटी में। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था, ठीक है। रिपब्लिक डे जिसको हम आज कहते हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है कि ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। लंबा मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है। इसकी लेंथ और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि देखो, ये लंबा इसीलिए क्योंकि इंडिया का साइज भी बहुत ह्यूज है। इंडिया कोई छोटा देश नहीं है। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। तो जैसा इंडिया वैसा उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन। और इनॉर्मस सोशल कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे। अलग अलग सोशल क्लास, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। कहने का मतलब है हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और कास्ट के डिवीज़न बहुत ज़्यादा है। कास्ट के डिवीज़न, लैंग्वेज के डिवीज़न, कम्युनिटी के डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने पार्टीशन में ये सब देख लिया है। तो हमें चाहिए था अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो थोड़ा डिटेल्ड हो, जो थोड़ा लॉजिकल हो और अच्छी बातें करता हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है कि भाई हाँ, जब हमारा पार्टीशन हो गया है, अब इंडिया को हमें एक रखना है, तो एक रखने के लिए कोई कानून तो बनाना पड़ेगा ना। जो लॉज होंगे हमारे, जो नियम्स होंगे हमारे, तो पहले के जो हमारे घाव हैं उनको हील करना है। हमें लोगों को साथ लेके चलना है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के। और हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, मतलब ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें देश को बनाना है। तो उसके लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सो यूनाइटेड इंडियंस अक्रॉस डिविजन्स इनटू वन नेशंस, ये जो इतना बंटवारा हो रखा है, हम सभी इंडियंस को एक होना है और एक देश इंडिया है, उसको ही आगे लेकर चलना है। तो अब इसके लिए देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कोई अकेले ने तो नहीं बनाया। इसको बनाने के लिए पूरी असेंबली बनाई गई थी। और इस असेंबली में सारे लोग असेंबल होते थे, अपनी अपनी बात रखते थे कि अगर कोई दलित्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो दलित्स की बात रखेगा, कोई ट्राइबल कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी की बात रखेगा, तो कोई साउथ इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो अपने वहाँ की बात रखेगा। कहने का मतलब है एक पूरी प्रॉपर एक असेंबली बनाई गई थी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया था। ये इसके बीच का एक टाइमलाइन है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट आते थे, क्लोज बाय क्लोज उसको डिबेट में डिस्कस किया जाता था। फिर 165 सिटिंग्स हुई थी, लगभग 11 सेशन हुए थे। कमिटीज बनाई गई थी, सब कमिटीज बनाई गई थी। हर ड्राफ्ट के बाद जो चीज़ें सुधारनी है वो किया जाता था। आउटकम ये निकला, a painstakingly detailed document reflecting both idealism and practical compromises। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन के निकला जो प्रैक्टिकलिटी पे भी बात करता है और आइडियलिज्म पे भी बात करता है कि अच्छा क्या होना चाहिए और रियलिटी क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आखिर आज का जो हमारा चैप्टर है वो बाकी चैप्टर से कैसे अलग है, हम इस चैप्टर में डिबेट्स पढ़ने वाले हैं। डिबेट्स का मतलब होता है जब आप किसी से बहस करते हो। तो ये पूरा चैप्टर इज काइंड ऑफ डिबेट। आपको कुछ वहां से सुनने को मिलेगा, कुछ यहाँ से सुनने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बाकी चैप्टर से अलग है।
देखो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमें ये देखना है कि डिबेट से क्या होता था कि हर लोगों का अपना अलग विजन होता है इंडिया के फ्यूचर को लेकर, कि वो इंडिया में क्या देखना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडिया कैसा होना चाहिए। डिबेट्स होती है तो कुछ चीज़ पे एग्रीमेंट होते हैं, कुछ चीज़ पे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और असेंबली में जितनी भी वॉइसेस आती थी उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, जब हमारा एक नया देश बनने जा रहा है तो हमें सभी की आवाज़ों को सुनना है और सभी को साथ लेकर चलना है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका बैकग्राउंड मैंने आपको क्लियर किया कि आज के चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला अपना टॉपिक है एनसीईआरटी से आ ट्यूमुलेट, ठीक है, आ ट्यूमुलेटस टाइम। अब ये जो टाइम था ये कैसा था, बहुत ज्यादा ट्यूमुलेटस था। इसका मतलब क्या होता है ट्यूमुलेटस टाइम, यानी कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पे बहुत लोगों को उम्मीदें भी थी तो बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हुए थे। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश भी बन गए थे। अब यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे स्ट्रगल भी हुए, कहीं अपराइजिंग्स भी हुई। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था, इतना वाइड स्प्रेड मास एगिटेशन देखने को मिला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि हर एक स्टूडेंट, हर एक मतलब बच्चा बच्चा इस मूवमेंट में शामिल था। सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने भी बाहर से मदद लेकर इंडिया को फ्री करवाने की कोशिश करी। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ 1946 में, ठीक है, जिसमें सेलर्स थे और बाकी अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हुई। वर्कर और पीजेंट्स की प्रोटेस्ट भी हुई लगातार। और इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब चल रहा था, ये हमारा बैकग्राउंड है, उस टाइम का इंडिया था हमारा। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो फेल हो गई थी एक तरीके से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो सेटलमेंट कर ही नहीं पा रही थी। जिन्ना चाहता था अलग देश बनाऊं, कांग्रेस चाहती थी सबको एक रखूं। तो कम्युनल टेंशन्स बहुत ज्यादा थी, हिंदू मुस्लिम्स बहुत ज्यादा मतलब लड़ रहे थे। और ऑर्डिनरी पीपल ऑफन एक्टिंग टुगेदर इन स्ट्रगल्स। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब स्ट्रगल होता था तो कुछ लोग साथ भी मिलकर काम करते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं 1946 में ग्रेट कैलकाता किलिंग्स हुई थी। यानी कि आप मान के चलो कि इतने लोग मारे गए थे कैलकाटा के अंदर, हिंदूज बहुत ज्यादा मारे गए थे वहां पे। और ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से मारे गए थे। तो हुआ क्या, पार्टीशन के टाइम पे बहुत ज्यादा मैसेकर हुआ। बहुत लोगों ने भाई पार्टीशन के टाइम पे माइग्रेट किया, इधर से उधर लोग गए। तो बहुत ही ज्यादा दुखद अपनी हिस्ट्री रही है, एक फेलियर है हमारे लिए। पार्टीशन का क्राइसिस था अपने आप में, रिफ्यूजीज का क्राइसिस। देखो इंडिपेंडेंस डे था 1947 में, जॉय प्लस ग्रीफ, कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। बहुत लोग माइग्रेट हो रहे थे, जो मुस्लिम्स थे वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, हिंदू और सिख थे वो नए इंडिया में आ रहे थे, जो पहले पाकिस्तान उनका हिंदुस्तान ही हुआ करता था, अब वहां पे वो पाकिस्तान बना दिया तो उनको वहां से बोला जा रहा है अब आप छोड़कर इंडिया में जाओ। ठीक है, वेस्ट बंगाल ईस्ट पंजाब यहाँ पे वो जा रहे थे। बहुत लोग दंगों का शिकार हो गए, कोई भूखे मर गए, ठीक है, तो कोई तड़प के मर गया। पार्टीशन एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी इंसानियत के ऊपर, ठीक है, इंसानियत के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी थी जो पार्टीशन हुआ है, बहुत बड़ा मैसेकर। अब यहीं पे एक चैलेंज आया था प्रिंसली स्टेट्स का। अगर आप मुझसे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको मैंने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर में ही पढ़ा दिया था इसको, कि भाई जब ये प्रिंसली स्टेट्स थे हुआ क्या था। नियरली 1/3 जो हमारा इंडिया की टेरिटरी है ना, वो नवाब और महाराजाओं के अंडर थी, ब्रिटिशर टाइम में, ठीक है, ब्रिटिश राज में। और ये लोग क्या थे, ऑटोनमस रूलर्स थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन। वो क्राउन को तो एक्नॉलेज करते थे लेकिन अपनी टेरिटरी को खुद रूल करने की उनके पास पावर थी। अब हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उनका जो स्टेटस था वो उनको बोल दिया गया आपको जो मन करे वो करो, पाकिस्तान में जाना है उधर जाओ, इंडिया में जाना है उधर जाओ, इंडिपेंडेंट रहना है वो करो। अब हुआ क्या, कुछ कुछ तो राजा ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और वो चाहते थे कि छोटे छोटे बहुत सारे देश बन जाए इंडिया के अंदर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था ना, ऐसा होता तो भाई हमारी फ्रीडम का फिर फायदा क्या। जैसे हैदराबाद का वो निजाम था, जूनागढ़ में था राजा, कश्मीर का राजा, ये सारे लोग पता है क्या चाहते थे, इनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, ये चाहते थे हम इंडिपेंडेंट रूलर्स रहें। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बनी थी, उसमें कौन कौन था, आखिर इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड हम समझेंगे इसमें। तो देखो मेंबर जो थे इसके, उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग इलेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सभी को वोटिंग का राइट नहीं था जिस टाइम पे
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1945 से 1946 के बीच में, और कुछ ही लोगों को वोटिंग का राइट था, 5 से 10% लोगों को। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स होते थे वो ही आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे कि आखिर आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, वो यही लोग चूज करते थे। तो द असेंबली रिप्रेजेंटेड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द टाइम, मतलब लोगों का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है, उन्होंने इसको नहीं बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, नेताओं ने ही इसको बनाया था। अब देखो, असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसमें ज्यादातर जो बातें चलती थी उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता था अपने को। और क्या होता था, कांग्रेस ज्यादातर, क्योंकि इलेक्शंस में सीट जीत जाया करती थी, और मुस्लिम लीग जो है वो ज्यादातर मुस्लिम सीट्स को जीतती थी, और वो क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर देती थी, ठीक है, हमेशा। सो होता क्या था, जैसे जो सोशलिज्म वाले जो फॉलोवर्स थे वो पता है क्या कहते थे कि हम इस असेंबली में हम आए क्यों, हम क्यों जाए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की असेंबली है, हमें इसमें जाना ही नहीं है, और ये इनकी सीधा सीधा इनकी एक शैडो है, मतलब ब्रिटिशर्स ने ये बनाया है और हम इसमें फंस के रह जाएंगे। अब होता क्या है कि हम पूरे इंडिपेंडेंट अभी तक हुए ही नहीं है, और 82% जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो कांग्रेस के मेंबर थे। सोचो, पूरा एक असेंबली का वो हॉल भरा हुआ है और उसमें 82% लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, बाकी लोग तो उसको बॉयकॉट कर रहे हैं या कोई आ ही नहीं रहा है। अब देखो होता क्या है, जो कांग्रेस है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स पार्टी रही है अपने शुरू से ही, मैंने आपको बताया है। होता क्या था, कुछ मेंबर्स थे जो सोशलिज्म में ज्यादा मानते थे और कुछ रेडिकल चेंजेस चाहते थे, कुछ लोग लैंडलॉर्ड वाला जो सिस्टम था, प्रॉपर्टी राइट्स वाला सिस्टम था, उसको डिफेंड करते थे, कुछ लोग थे जो सेक्युलर रहना चाहते थे, कुछ लोग थे जो थोड़ा कम्युनल रहना चाहते थे। तो कांग्रेस में हर तरीके के लोग थे, ठीक है। सो असेंबली के अंदर भी ये डिबेट्स होती थी, कांग्रेस के ही नेता आपस में डिबेट कर रहे थे। बहुत बड़ी अचंभे की बात है, इतनी मेजोरिटी के साथ भी डिबेट करनी पड़ रही है, इट मीन्स आपकी पार्टी के अंदर वो अलग अलग वॉइसेस थी। तो जो असेंबली है वो लगने में तो ऐसा लग रही है कांग्रेस डोमिनेटेड है, बट इन रियलिटी यहाँ पे हमारा पूरे इंडिया के थॉट्स को यहाँ पे दिखाया जाता था कि इंडिया क्या चाहता है। होता क्या था, कुछ लोग थे जो देश के नेशन की यूनिटी के बारे में बात रखते थे, कुछ लोग थे माइनॉरिटीज की सिर्फ बात रखते थे, कुछ लोग थे जो सोशल जस्टिस की बात करते थे, कुछ लोग थे जो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, कुछ लोग थे जो फेडरलिज्म की बात करते थे कि भाई सभी को राइट्स दो सभी स्टेट्स को, कुछ लोग थे जो सेंट्रल अथॉरिटी की बात करते थे कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर दे दो। तो हर तरीके की डिबेट होती थी। पब्लिक ओपिनियन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो भाई होता क्या था, जो मीडिया होता है, जो प्रेस होता है ना, उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर। असेंबली की जो भी डिबेट्स होती थी वो न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती थी, और जो आम लोग हैं उस डिबेट को पढ़ते भी थे, डिस्कस भी करते थे, और जो आर्ग्यूमेंट्स अगर उनको अच्छी नहीं लगती थी तो वो उसको क्रिटिसाइज भी करते थे। तो ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, ये जो प्रेस है वो वापस से फिर बताती है कि हाँ भाई लोग ऐसा सोच रहे हैं, लोगों का ऐसा मानना है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन चीजों पे दोबारा से डिस्कशन होता था, तब फाइनल कंसेंसस आता था। तो इससे क्या, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, और एक ऐसा नहीं है कि एक एलीट लोगों की एक बॉडी बैठी है वही सब डिसाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के डिसीजंस को भी इसमें शामिल किया जाता था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो देखो इंडियंस को ये चाहिए था कि हाँ भाई एक कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। तो लोगों को पता है क्या ये बोला जाता था, आप अपने सजेशंस दो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो हर कोई अपनी अपनी मांगे रखता था। जैसे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थे, मान लो कोई ऐसे लोग हैं जिनकी लैंग्वेज ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, बहुत कम जगह उनकी लैंग्वेज चलती है, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि हमारी मदर टंग को प्रोटेक्ट करो जी। और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी उन्होंने कहा हमारे रिलीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करो जी। जो दलित्स थे उन्होंने बोला हमारा कास्ट का ऑपरेशन बंद करवाओ, हमें रिजर्वेशंस दो एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में। तो हर किसी ने अपने अपने लेवल पे सजेशंस दिए। सो ये दिखाता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन तो था। फिर ये चीजें असेंबली की डिबेट में भी रिफ्लेक्ट होती थी, ये जो पब्लिक डिमांड होती थी ये धीरे धीरे अंदर डिस्कस होती थी। जैसे कल्चरल राइट्स के ऊपर डिबेट होती थी, लैंग्वेज के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के ऊपर प्रॉपर डिबेट चलती थी भाई, किसको कितना राइट मिलेगा, जब देश हमारा बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो माइनॉरिटीज के लिए क्या प्रोविजंस होंगे। सोशल जस्टिस के ऊपर डिबेट चलती थी कि भाई ये जो अनटचेबिलिटी है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा दलित को, या उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनको छुए नहीं, मतलब छुआछूत चल रही है। और
SC ST को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए उस पर बात होती थी, ये भी एक डिबेट का मैटर था। इक्वलिटी वर्सेस सेफगार्ड, कि भाई माइनॉरिटीज को हम कैसे बचाएंगे, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, और साथ साथ हमें देश में यूनिटी भी लानी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ अलीट लोगों ने नहीं बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पब्लिक के एंगेजमेंट से बना है, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया है। तो ये जो डिबेट होती है, ये इंडिया के इसकी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, उसको दिखाता है। जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो कास्ट डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चरल लोगों के एस्पिरेशंस हैं, लोग चाहते हैं उनकी भाषा के लिए कुछ सरकार करे, लोग चाहते हैं उनकी कास्ट के लिए सरकार कुछ करे, ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो इससे एक मजबूती मिलती है। हाँ भाई, ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा है तो उसमें एक इंक्लूसिवनेस है, लोगों को शामिल करके काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया जा रहा है और अलीट लोग सारे डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है भाई, सबको साथ में लेके चलना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा डोमिनेंट वॉइस किसकी थी, सबसे ज्यादा कौन बोलता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे। सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया था दिसंबर 1946 में, जहां इन्होंने बताया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे सोवर्निटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, भाई भाईचारे से रहेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे, जस्टिस लाएंगे, सोवरेन कंट्री रहेंगे, और नेशनल फ्लैग बना हमारा ट्राई कलर तिरंगा, ठीक है, और इसमें सेफ्रन वाइट और ग्रीन विद नेवी ब्लू अशोक चक्र हमने ऐड किया। ये सारी बातें इन्होंने बताई थी, और हमने ये भी वहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे हमें आइडियल एक इंडिया बनाना है, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो नेहरू जी ने अपनी बात रखी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत एक्टिव थे, बिहाइंड द सीन्स इन्होंने बहुत काम करे हैं, इन्होंने सारी रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट किया है, और जो भी मतलब अलग अलग डिफरेंसेस थे उनको समझाया, लोगों को एक कंसेंसस पे लेकर आए कि हाँ भाई एक रहो। और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया की यूनिटी को बनाने के लिए और स्टेबिलिटी रखने के लिए बहुत एफर्ट्स करे हैं। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी एक और एक्टिव मेंबर थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और जितनी भी डिबेट होती थी यही इनके निगरानी में होती थी, ताकि सभी को मौका मिले बोलने का। बाद में ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये ट्रायो तो था, मतलब ये कांग्रेस के ही थे तीनों लीडर्स, और बहुत अच्छे से जोरदार तरीके से अपनी बात रखते थे। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी बहुत बड़े एक आप कह सकते हो कैरेक्टर हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिस्कशंस की बात कर रहे हो तो इनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। एक लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, और कांग्रेस के अपोनेंट थे, कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। गांधी जी ने इनको इनवाइट किया था कि आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ज्वाइन करो, लॉ मिनिस्टर बन जाओ। इसके अलावा ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, बहुत क्रूशियल रोल था इनका। ठीक है, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, SC ST का रिजर्वेशन, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस को बैलेंस करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी बातें रखी, और वो बातें आज तक चल रही हैं। SC ST का जो रिजर्वेशन जो लोगों को मिलता है वो इन्हीं की वजह से आया, इन्होंने ही दलित्स की आवाज़ रखी। इसके अलावा कुछ और भी मेंबर्स थे हमारी असेंबली के अंदर, जैसे KM मुंशी गुजरात के थे, एक लॉयर थे, बहुत अच्छे इनपुट्स देते थे फंडामेंटल राइट्स और DPSP के रिलेटेड। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास के थे, बहुत बड़े लॉयर थे, और इन्होंने भी लीगल जो चीज़ें डालनी थी ड्राफ्ट में उसको डालने में बहुत हेल्प करी सभी की, और अपनी अपनी बातें रखी। तो भाई बहुत बड़ा एक महत्व है इन लोगों का। कई एडवाइज़र भी थे, जैसे BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये सारे के सारे पेपर वर्क वगैरह करते थे, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते थे, पूरे दुनिया भर में क्या चल रहा है, USA, UK, आयरलैंड, कनाडा। फिर जो जो मान लो किसी का प्रोविज़न अच्छा लगता था तो उसको भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन कर लेते थे। इसके अलावा कई सारे सिविल सर्वेंट्स भी थे, ठीक है, जैसे IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो भी काम में लगे हुए थे डॉक्यूमेंटेशन के। अब फाइनल जो हमारा प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस ये था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था फाइनली। तो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो SN मुखर्जी थे, और ये अंबेडकर जी के बहुत क्लोज रहते थे। ये क्या करते थे, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रपोजल आता था उसको बहुत क्लियर बना देते थे लीगल लैंग्वेज देके। तो उनकी जो ड्राफ्टिंग की एबिलिटी थी
उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकली बहुत अच्छा हो गया। मतलब इन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से रखा। अंबेडकर जी का क्या रोल था? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उनको ड्राफ्टिंग, जो भी मतलब ड्राफ्टिंग से रिलेटेड काम होते थे उसमें उनको प्रेजेंट रहना पड़ता था। इसके अलावा क्लोज बाय क्लोज वो गाइड करते थे, जो भी डिस्कशंस होते थे उसमें वो रहते थे। और अगर कोई चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको वो कॉम्प्रोमाइज करवाते थे। तो इसीलिए उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है, नाम दिया गया है उनको, कि हाँ भाई ये टाइटल है उनका, उन्होंने ये अपना काम किया था बखूबी अच्छे से। अब टोटल कितना टाइम लगा? टोटल 3 साल लगे, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 डिबेट्स हुई। ठीक है, 11 बल्कि वॉल्यूम्स में ये पूरी डिबेट्स को छापा गया है। बाकायदा आप जाओगे ना आर्काइव्स डिपार्टमेंट में, सब पढ़ा है, जितनी डिबेट्स हुई थी सबकी सब पड़ी हुई हैं आज भी। ठीक है, वॉल्यूम्स हैं 11। तो फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जो भी डिबेट होती थी, अब आप इस पे ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो भी डिबेट्स आती थी, डिबेट्स होती थी, जो मेंबर्स होते थे वो अपनी बात रखते थे। सबसे पहले तो लैंग्वेज का एक सवाल बहुत ज्यादा उठाया जाता था, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, हिंदी को रखा जाए, इंग्लिश को रखा जाए, या रीजनल लैंग्वेज में सारा कामकाज हो। इकोनॉमिक मॉडल को लेकर बहुत डिबेट्स होती थी, इंडिया को सोशलिज्म की तरफ जाना है या प्राइवेट या फिर कैपिटलिज्म की तरफ जाना है। ठीक है, ये भी एक डिबेट रहती थी। पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर डिबेट रहती थी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना है, या एक फेडरलिज्म वाला एक अपना देश बनेगा जहाँ पे स्टेट्स को भी प्रॉपर पावर्स वगैरह शेयर की जाएंगी। और रिलीजन का कितना रोल रहेगा, कास्ट के ऊपर क्या होगा, सोशल रिफॉर्म्स होंगे या नहीं होंगे, सेक्युलरिज्म कैसे आएगा, ये सारी डिबेट्स 11 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर डिबेट चली थी, और उनमें से कुछ डिबेट्स आपके इस चैप्टर में दी भी हुई हैं, जो आगे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और वन बाय वन बताऊंगा किसने क्या पॉइंट रखा था। सेकंड टॉपिक है एनसीईआरटी का, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका विजन क्या था, आखिर ये जो बनाया गया है तो इसमें क्या बातें देखी गई थी। तो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को सबके सामने दिखाया। आखिर ये है क्या? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबको दिखाया, कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारा जो भी संविधान बनेगा उसके अंदर ये चीजें हम करेंगे। और ये एक फ्रेमवर्क था, ठीक है, एक आउटलाइन थी, ये आइडियाज हम रखेंगे, कोर आइडियाज, इसी के बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है आगे। अगर किसी को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना तो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही पढ़ लो, उद्देशिका पढ़ लो, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि अंदर है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो बताता है कि इंडिया एक सोवरेन रिपब्लिक है, मींस किसी और का हमारे ऊपर रूल नहीं है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है सभी लोगों को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जस्टिस मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, सभी को इक्वल स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल मिलेंगी, सभी को फ्रीडम रहेगी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। और माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास, दलित्स, इन सभी की, ओबीसी वगैरह की हेल्प की जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिनसे इनका भला हो, जिनसे इनका कुछ हो सके। तो नेहरू जी यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं, कनेक्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टू द लार्जर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल फॉर लिबर्टी। तो इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए कुछ हिस्ट्री की चीजें भी पढ़ी थी, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां से इन्होंने इंस्पायर होते हुए फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड, भाईचारा वगैरह वो डाले। ठीक है, तो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, बट इंडिया वुड नॉट सिंपली कॉपी वेस्टर्न मॉडल। हम देखो सिंपली सीधा तो कॉपी नहीं कर सकते, कि वेस्टर्न देशों में जो चल रहा है उसको हम एज इट इज अपने यहाँ पे भी चला दें, तो हमें थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो नेहरू जी का विजन ये था, हमें सीधा बोरो नहीं करना, हमें क्या करना है, फिट इन विद द टेम्पर ऑफ आवर पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम। हमें अपने लोगों को देखना है, क्या उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा, क्या उसके लोगों के लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए कुछ फायदा देगा। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो होगी लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, लोगों को फ्रीडम होगी, जो वो करना चाहते हैं वो करें। हम सोशलिज्म को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, और हम इकोनॉमिक जस्टिस पे बात करेंगे, इक्वालिटी पे भी बात करेंगे।
यानी कि नेहरू जी का बिल्कुल सिंपल सा मानना था, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी में दिलवाऊंगा। और हमारी रियलिटी है, हम डाइवर्स लोग हैं, हायरार्किकल हैं, बहुत सोसाइटी हमारी प्लूरल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये डेमोक्रेसी को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और बोला थोड़ा क्रिएटिव तरीके से सोचो, हमें अपना खुद का एक मॉडल बनाना होगा। हम सिंपली वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी का, ये इन्होंने बोला। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, आखिर इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका महत्व कितना है, क्या होगा इससे, ये हमारी फाउंडेशन है भाई, ये हमारी प्रियम्बल बनी आगे चल के। और ये दिखाता है कि ग्लोबल आइडियल्स को हम इंडियन रियलिटीज के साथ जोड़ के एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्यारा सा बना सकते हैं। लिबर्टी और सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी और इंक्लूसिवनेस। देखो, लिबर्टी ग्लोबल आइडिया है पर सोशल जस्टिस इंडिया ने अपना बना लिया आइडिया, डेमोक्रेसी वेस्टर्न आइडिया है पर इंक्लूसिवनेस को इंडिया ने डाला। तो इस तरीके से हमने एक कॉम्बो बनाया, हमारा भी कुछ होगा, वेस्टर्न कंट्रीज का भी कुछ आइडियाज होंगे, को हमें मर्ज करना होगा। क्रिटिसिज्म क्या है, एक लीडर थे सोमनाथ लाहिरी, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इन्होंने बोला जो हमारी जो पूरी असेंबली बैठी है ना, ये ब्रिटिशर्स का एक प्रोडक्ट है, हमारा खुद का तो है ही नहीं। और ये कहते हैं कि क्या हम अभी भी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 1946 से 47 का वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स अभी गए नहीं थे, और इंतरिम गवर्नमेंट चल रही थी नेहरू जी की, और वाइसराय और लंदन उनको कंट्रोल करते थे। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, पहले आज़ादी ले लो पूरी, ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बातें कर रहे हो, ये असेंबली भी आपने नहीं बनाई, ये अंग्रेजों की है और हम नहीं मानते इसको। फिर नेहरू जी ने क्या बोला कि हाँ, ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल है इस असेंबली को बनाने में। यस, कंडीशंस वर इम्पोज्ड ऑन हाउ इट फंक्शन। हाँ भाई, ये कंडीशंस भी इसमें लगाई हैं अंग्रेजों ने कि ये कैसे कैसे काम होगा। लेकिन वो कहते हैं द असेंबली डिराइव्ड लेजिटिमेसी फ्रॉम द इंडियन पीपल। हमने अपने लोगों से पूछा है, नॉट ब्रिटिशर्स। हम अंग्रेजों से पूछ के नहीं बना रहे हैं, हम अपने लोगों के आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं। के अलावा गवर्नमेंट्स आर नॉट क्रिएटेड बाय ऑफिशियल पेपर्स बट एज एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। जो सरकारें बनती हैं वो कागजों से नहीं बनती, सरकारें बनती हैं तो वो लोगों की इच्छाओं से बनती हैं, ठीक है। तो असेंबली जो है हमारी, वो हर इंडियन की एस्पिरेशन दिखाती है, सिर्फ पार्टियों की नहीं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हमारे लोगों का भी स्ट्रगल है। हमें ये नहीं भूलना कि ये अंग्रेजों ने नहीं दिया है हमें दान में, हम लोगों का स्ट्रगल है ये। तो ये हमारा स्ट्रगल है। आइडियल्स बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन रूटेड इन इंडियन स्ट्रगल। डेमोक्रेसी की बात करें या इक्वलिटी की बात करें या जस्टिस की बात करें, ये सारी चीज़ें हमारे बाहर से नहीं आई हैं। हम ऑलरेडी हमने जो स्ट्रगल कर चुके हैं उसमें हमने इन सब चीज़ों को ऑलरेडी देखा है। जैसे जो 19th सेंचुरी में हमारे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज करा, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करा। तो ये सोशल जस्टिस हमारा इंडिया का कॉन्सेप्ट हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने रिलीजन को जस्ट और ह्यूमेन बनाने की बात करी। ज्योतिबा फूले ने डिप्रेस्ड लोगों की आवाज़ उठाने की बात करी। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों ने वर्कर और पीजेंट के लिए बात करी। हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो अगेंस्ट द ओप्रेसिव रिजीम था। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और फाइट्स, मतलब राइट्स के लिए हमने फाइट करी। तो कहने का मतलब है, जो हम अपने आइडियल्स डाल रहे हैं ना, वो हमारे ही हैं। हमने इंडिया के अंदर जो स्ट्रगल हुए हैं, ये सारी चीज़ें वहीं से सीखी हैं, हम बाहर से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब हुआ क्या, colonial reforms 1946। तो a series of constitutional reforms under the British expanded Indian participation। तो अंग्रेजों ने लगातार कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करे थे कि भाई इंडियंस को शामिल करना है किसी तरीके से। जैसे 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किए गए। इससे क्या था कि लिमिटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि हाँ भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लिमिटेड किया गया 1919 में। मतलब इसमें क्या था कि हाँ, कि इतनी इतनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगी, तो इंडियंस को वगैरह को सबको धीरे धीरे चांस दिया गया। 1990 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे। इसमें क्या था, पार्शियल प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हाँ भाई कुछ कुछ जगहों पर प्रोविंसेस में आप इलेक्शन में कंटेस्ट करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है। कहा जाता है कि पूरी लेजिस्लेचर्स होंगी, आप उसको मिनिस्ट्रीज को हेड करो और इलेक्शंस में लड़ो।
ये 3 रिफॉर्म्स किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा सबसे बड़े, जहाँ पे वो इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाना चाहते थे। लेकिन होता क्या था, ये जितने भी रिफॉर्म्स थे ये इंडियंस ने नहीं किए थे, ये सब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किए थे। इलेक्टोरेट रिमेन्ड टाइनी, जो एक इलेक्टोरेट होती थी वो बहुत छोटी सी होती थी, सिर्फ 10 से 15% लोग थे जो वोटिंग करने आते थे, बाकी लोगों को अधिकार ही नहीं था। तो कहने का मतलब है ये ब्रिटिश कंट्रोल में ही था अभी तक, जितना भी मैटर चल रहा था। अ ब्रेक विद द पास्ट 1946 टू 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि अनलाइक अर्लियर एक्ट्स दिस वाज डिबेटेड, जैसे पहले के एक्ट जो भी बनते थे उस पर डिबेट नहीं होती थी ना, इस पे पूरी डिबेट हुई, इसका ड्राफ्ट बना, इंडियंस ने खुद इसको अडॉप्ट किया, और लोगों की विल के ऊपर ये बना था, ना कि कॉलोनियल विल के ऊपर। ये चीज याद रखना, लोगों ने जो चाहा उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और ये एक शिफ्ट था कॉलोनियल फ्रेमवर्क से एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक के फ्रेमवर्क से, मतलब ये एक शिफ्ट हो रहा था, अब हम उन पे डिपेंड नहीं थे। तीसरा टॉपिक अब हमारा एनसीईआरटी का शुरू होता है, डिफाइनिंग राइट्स। अब यहाँ पे राइट्स को लेकर भी कुछ बातें चली थी जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और समझते हैं कि क्या क्या बातें राइट्स के लिए आई हैं। सबसे बड़े जो सेंट्रल क्वेश्चंस उठाए गए वो ये थे, हाउ शुड इंडिविजुअल राइट्स ऑफ सिटीजन्स बी डिफाइंड। आप किसी के राइट को कैसे डिफाइन करोगे, क्या प्लान है आपके पास। जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, विमेन, वर्कर, उनको कोई स्पेशल राइट दिए जाएंगे, क्या स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज को। किसको माइनॉरिटी आप कहोगे भाई सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स को, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को, या कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटी वर्ड का मीनिंग तो बताओ, आप इसको किसको माइनॉरिटी कहोगे, ये सवाल था। तो एक क्लियर कंसेंसस नहीं आ पा रहा था, बहुत सारी डिबेट्स हुई, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हुए, उसके बाद जाके पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई। नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी, सभी को बोला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की विल है, और हमें लोगों के हर चीज पे खरा उतरना है। बट ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर ग्रुप की अलग डिमांड है, और ज़्यादातर जो डिमांड है वो आपस में क्लैश कर रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे उनको एक ऐसा रास्ता चुनना था जहाँ पे एक बैलेंस रहे, एक ऐसी बायसनेस ना दिखे। अब देखो डिमांड क्या है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। अब जो दलित लोग हैं और जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, इनकी डिमांड थी कि हमें रिजर्वेशन दो और कास्ट के ऑपरेशन से हमें बचाओ। जो आदिवासी और ट्राइबल लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमें हमारी ज़मीन को बचाओ और हमारे कल्चर को बचाओ। जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कल्चर और एजुकेशनल राइट्स दो, हमें पॉलिटिकली हमें कुछ रिजर्वेशंस दो, हम बहुत ही कम हैं इस धर्म के लोग, है ना। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले कह रहे हैं हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करो, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करो। विमेन लोग जो हैं वो कह रही हैं कि भाई हमें भी इक्वलिटी दो, लेबर के राइट्स में भी वो विमेन आगे थी कि हमें इक्वल पे क्यों नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स थी भाई, एक डिमांड नहीं थी, ये इतनी लिस्ट बनी हुई है कि भाई किस किस पे सरकार काम करे। तो हुआ क्या, असेंबली डिबेट्स जब होती थी तो कुछ लिबरल वॉइसेस भी होती थी जो कहते थे कि हाँ भाई जो रिलीजन की बात है या जो फ्रीडम है वो दो। सोशल जस्टिस पे भी कुछ लोग कहते थे कि हाँ भाई आप सभी के साथ जस्टिस करो। कुछ नेशनलिस्ट लोग भी होते थे जो कहते थे कि अगर आप ज़्यादा ही लोगों को राइट्स दे दोगे स्पेशल अलग अलग तो इससे हमारे देश की यूनिटी को खतरा हो सकता है। अल्टीमेटली ये जो इतना क्लैश हो रहा था, तो इसमें क्या हुआ, एक फंडामेंटल राइट्स का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। सबको अलग अलग ना देते हुए पहले हम एक फंडामेंटल राइट्स का सेट बनाएंगे, और वो राइट्स सभी के लिए होंगे, चाहे कोई SC ST हो चाहे कोई जनरल हो, सबके लिए वो राइट्स इक्वल होंगे। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट की एक डिमांड आती है। बी पोकर बहादुर जो मद्रास के थे, 27 अगस्त 1947 को आर्ग्यू करते हैं कि जो माइनॉरिटी है वो हर जगह है, उनको आप मिटा नहीं सकते। फॉर ट्रू हारमोनी माइनॉरिटीज नीड रियल रिप्रेजेंटेशन। सही में अगर आपको उनकी चिंता है तो आप उनको एक सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन दो। अगर आप उन माइनॉरिटी के लोगों के लिए स्पेशल इलेक्टोरेट बना देते हो कि वहाँ पे सिर्फ वही लोग कंटेस्ट करेंगे, तो शायद उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी आवाज़ को सुना जाए। और उन्होंने क्लेम किया नॉन मुस्लिम्स कुड नॉट फुली अंडरस्टैंड मुस्लिम नीड्स। जो मुस्लिम लोग हैं वो, नॉन मुस्लिम लोग कभी भी मुस्लिम्स की जरूरत को नहीं समझ पाएंगे, नॉर कुड दे चूज जेन्युइन मुस्लिम लीडर्स, और ना ही वो जेन्युइन मुस्लिम लीडर्स को भी चुन पाएंगे।
क्योंकि मुस्लिम की डिमांड मुस्लिम ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है और वो ही वोट डाले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये बी पोकर बहादुर ने बोला। अब जो लोग नेशनलिस्ट थे वो कहते हैं भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनानी हमें, ये क्या दोबारा पार्टीशन कराओगे क्या, कॉलोनियल वाली बातें तुम भी कर रहे हो। ये क्या है, आरवी धुलेकर ने बोला द इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफ गार्ड्स, गिव इट अप, देर इज नो वन टू मिसगाइड यू। भाई अंग्रेज अपना खेल खेल के चले गए, अब बंद करो ये सब ड्रामा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह नहीं बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब पार्टीशन का इतना ट्रॉमा यार, अभी अभी पाकिस्तान अलग बनाया है, इतने लोग मारे गए हैं, खून खराबा हुआ है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे तो आगे और डिवीजन होगा, आगे चल के फ्यूचर में दंगे होंगे, सिविल वॉर भी हो सकती है, टुकड़े हो सकते हैं, तो इससे बचना है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक वार्निंग दी, ये एक जहर है, इस जहर को जितना जल्दी हो सके दिमाग से निकाल दो। ये कह रहे हैं एक कम्युनिटी दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगी, तो हमें ये क्या है कि ये पार्टीशन भी इसी वजह से ही हुआ था। तो बोला कि आप चाहते हो अगर इस जमीन पे शांति रहे तो प्लीज आप इससे दूर रहो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। तो हुआ क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो ये आया था सजेशन, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और हुआ क्या, एक जॉइंट इलेक्टोरेट होगी जहाँ पे सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कुछ कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, SC ST, लेकिन रिलीजन के लिए नहीं, सिर्फ इन लोगों के लिए, और यहाँ वोट हर कोई दे सकता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन निकाला गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का रिजेक्शन हो गया, तो गोविंद वल्लभ पंत ने कुछ बातें बताई। उन्होंने पता है क्या बोला, ये पोकर बहादुर जी के जो कंसर्न्स थे उसको एक्नॉलेज किया इन्होंने। गोविंद वल्लभ पंत, जिनको जीबी पंत भी कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो भाई सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है, तो भाई होगा क्या, सिटीजन्स को चाहिए होगा कि हाँ भाई उनकी मटेरियल वेलबींग भी सही हो, हाँ भाई उनके पास सब चीज़ हो, है ना, वो समृद्ध हो, और उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो। तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको ये समझना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है कि हमें माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम को समझना है, एक एम्पैथी होनी चाहिए, ये जीबी पंत जी ने बोला। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो ये एक सुसाइडल डिमांड है, हमें बिल्कुल भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात सोचनी भी नहीं चाहिए, इससे क्या होगा, माइनॉरिटी हमेशा के लिए माइनॉरिटी ही रह जाएगी, वो कभी वो समाज के मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाएगी अगर यही सब चलता रहेगा। और इससे माइनॉरिटी और वल्नरेबल होगी, और ज़्यादा वीक हो जाएगी पॉलिटिकली। तो माइनॉरिटीज़ की जो वॉइस है ना, वो क्या होगा, सिर्फ बाहर तक रहेगी, मेन स्ट्रीम में कोई इसको सुनेगा नहीं, वो आपस में ही लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, वो कभी मेन समाज से जुड़ेंगे कैसे। मेन तो मकसद है ना उनको जोड़ना है, तो हम उनको जोड़ेंगे कैसे। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक प्रिंसिपल आया, सिटीजनशिप ओवर कम्युनिटी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि भाई हमें हर सिटीजन को राइट मिले हैं, कम्युनिटीज़ के हिसाब से नहीं मिले हैं। कम्युनिटीज़ could be reorganized as cultural groups, linguistic, religious और ट्रेडिशंस, बट पॉलिटिकली हम सभी इक्वल हैं। हो सकता है आप लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हो, कल्चर आपका अलग हो, पर पॉलिटिकली आप अलग नहीं हो सकते। आप सब इंडियन हो, आप एक इंडियन सिटीजन हो, तो आपको अलग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगनी चाहिए, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो पंत का विजन यही था कि एक अच्छा देश हमें बनाना है जहाँ इक्वल सिटीजनशिप होगी, कल्चरल राइट्स होंगे, सभी को हम राइट्स देंगे, और इस तरीके से हम देश को बचाएंगे। अब कुछ मुस्लिम लोगों के बारे में पढ़ते हैं। बेगम एजाज रसूल, ये सिर्फ अकेली मुस्लिम विमेन थी पूरे असेंबली में। इन्होंने बोला भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो अपने आप में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं, इससे माइनॉरिटीज तो मेजोरिटी से बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगी। सही बात है भाई, अगर वो सब अलग ही कर रहे हैं तो वो मेजोरिटी में कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो 1949 तक ज़्यादातर जो मुस्लिम मेंबर थे वो ये चीज़ पे एग्री थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे फ़ायदे में नहीं है। तो मुस्लिम शुड इंस्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन जॉइंट इलेक्टोरेट्स, तो मुस्लिम्स को जॉइंट इलेक्टोरेट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स अच्छी चीज़ नहीं है, और जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंक्लूसिवनेस होगी, तभी आप एक अच्छे डिसीजन तक पहुंच पाओगे। ब्रॉडर नेशनलिस्ट कंसर्न्स, फियर ऑफ डिवाइडेड लॉयल्टीज, देखो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे तो इससे एक परमानेंट पॉलिटिकल डिवीजन भी हो सकता है। अगर इस एरिया में इतना एरिया मैंने फिक्स कर दिया, सिर्फ इसी धर्म के लोग वोट करेंगे, इसी धर्म के लोग चुनाव लड़ेंगे,
इस एरिया में सिर्फ हिंदू वोट करेंगे, हिंदू चुनाव लड़ेंगे, ये तो परमानेंट डिवीजन हो जाएगा देश का। तो हमें तो यूनिटी चाहिए, डिवीजन थोड़ी चाहिए। तो कंसेंसस यही बना, निष्कर्ष ये निकला कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हम रिजेक्ट किया, मतलब रिजेक्ट करते हैं, और जॉइंट इलेक्टोरेट्स होंगे, यानी कि सभी लोग उसमें वोट डालने आएंगे। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को हम बचा लेंगे। रिजर्वेशंस होंगे लेकिन सिर्फ एससी और एसटी के लिए, ये नहीं होगा हिंदुओं के लिए रिजर्व है ये सीट, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एससी एसटी के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक नेता आते हैं जिनका नाम है एनजी रंगा। अब समझते हैं ये क्या कहते हैं। तो एनजी रंगा ने बोला, एनजी रंगास क्रिटिक, वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन। वो कहते हैं हमें और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी है। सो वो कहते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम करना है, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस के साथ। एनजी रंगा ने नेहरू जी को सपोर्ट किया इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के डॉक्यूमेंट पे, बट आर्ग्यू किया कि इंडिया को चाहिए कुछ और भी, इसमें जो लिखा है उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐड करनी जरूरी हैं। उनका कंसर्न था कॉन्स्टिट्यूशन फोकस्ड ऑन लीगल राइट्स बट इग्नोर्ड इकोनॉमिक रियलिटीज़, कि लीगल राइट्स तो आप दे रहे हो पर जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उनको तो इग्नोर मत करो, उनके ऊपर भी तो थोड़ा फोकस रखो। जैसे माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रिलीजियस माइनॉरिटी। एनजी रंगा कहते हैं जो रियल माइनॉरिटी हैं वो सिर्फ रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स नहीं है। रियल माइनॉरिटी वो लोग हैं जो गरीब हैं बेचारे, जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो बहुत ही नीचे के तबके के लोग हैं, तो इनको चाहिए स्पेशल प्रोटेक्शन। आप कास्ट के उस पर मत समझो, रिलीजन के उस पर मत समझो। हो सकता है कोई किसी रिलीजन का हो लेकिन वो अमीर हो, तो उसको आप फायदा क्यों दे रहे हो। तो इन्होंने क्या कहा, लिमिट्स ऑफ लीगल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है कुछ फंडामेंटल राइट्स का, है ना, जैसे लाइफ, लिबर्टी, एसोसिएशन बनाना, नौकरी, सबको इक्वल मिलना। लेकिन एनजी रंगा ने एक सवाल रखा कि व्हाट यूज आर दीज राइट्स टू अ स्टार्विंग विलेजर हु हैज नो वर्क। एक ऐसा आदमी जो गांव में भूखा मर रहा है, जिसपे कोई काम नहीं है, खाना नहीं है, और इन सब चीज़ों को वो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी लिबर्टी का वो क्या करेगा जब उसके पास खाने के पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू होल्ड अ मीटिंग, आपको अधिकार है आप मीटिंग करो, मीनिंगलेस है। जो लोग बहुत गरीब हैं, हंगरी हैं, बेचारे भूख से मर रहे हैं, वो मीटिंग करके क्या करेंगे। राइट्स वुड रिमेन थियोरिटिकल, ये बस एक थ्योरी बन के रह जाएगी, प्रैक्टिस में नहीं ला पाओगे इसको कभी आप, अगर आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतरोगे नहीं। डिमांड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, तो जो गरीब लोग हैं उनको चाहिए प्रॉप्स एंड अ लेडर, सपोर्ट सिस्टम, उनको उनको चाहिए, गरीब लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम रहे जिससे वो अपलिफ्ट हों, ऊपर जाएं। तो आप लैंड रिफॉर्म्स करो, गरीबों को ज़मीनें दो, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दो, नौकरियां लगवाओ, सोशल वेलफेयर करो, भाई लोगों को फ्री हेल्थ सर्विसेज दो, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सोशलिज्म को दिखाती हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये देखे, हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी चाहिए, बस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कोई फ़ायदा नहीं है। राइट्स तो सबको मिल जाएंगे पर उस पर खाने के पैसे नहीं है, तो वो उन राइट्स को क्या करेगा कोई भी व्यक्ति। ट्रस्टीशिप एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मासेस, एनजी रंगा ने एक चीज़ को एडमिट किया कि असेंबली में ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, पुअर विलेजर्स यहाँ पे नहीं बैठे। तो whom आर वी सपोज टू रिप्रेजेंट, हम किनको रिप्रेजेंट करने आए हैं, द ऑर्डिनरी मासेस, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, गरीब लोग तो वहाँ बैठे ही नहीं हुए थे। तो मेंबर्स वर ओनली ट्रस्टीज ऑफ द मासेस, आपके ऊपर लोगों ने भरोसा किया है, लोग खुद नहीं आके डायरेक्ट बैठे हैं, आप पे भरोसा करके आपको बिठाया है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो है पुअर्स के लिए काम करो, ठीक है, आप उनके इश्यूज को रेज करो, उनको आप ही ऊपर उठाओगे। सेफ गार्ड्स फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हुआ क्या, मेन प्रॉब्लम ये थी कि हाउ टू प्रोटेक्ट डिप्रेस्ड कास्ट, जो अनटचेबल्स हैं खासकर, उनको आप बचाओगे कैसे, आप क्या कर सकते हो। अंबेडकर जी ने तो पहले डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, गांधी जी ने बोला कि भाई इससे तो दलित परमानेंट ही हिंदुओं से बाहर हो जाएंगे, आप उनको हमेशा ही सेपरेट रखोगे तो वो दलित तो हमेशा सेपरेट ही रहेंगे। इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक बैलेंस बनाना था कि दलित्स को रिप्रेजेंटेशन भी मिले, उनका एम्पावरमेंट भी हो, और उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है, सोसाइटी से उनको निकालना नहीं है बाहर, दलित्स को साथ लेके चलना है।
तो दलित लीडर्स थे कुछ जो अपनी आवाज रखते थे। जे नागप्पा मद्रास के थे, कहते हैं डिक्लेयर्ड दलित्स वर नॉट अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी। हम नंबर में माइनॉरिटी नहीं है, 20 से 25% पॉपुलेशन है हमारी। हम क्या है, एक सिस्टमेटिक कास्ट ऑपरेशन का शिकार है। हम माइनॉरिटी नंबर में नहीं है, हमारे साथ बस बहुत बुरा हुआ है, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। तो ये कहते हैं हमें सोशली जो बाहर निकाल रखा था, मंदिर में ना जाने देना और हमारे साथ ना उठना बैठना, सोशल बॉयकॉट, हमें ये खत्म करना है। तो वी हैव रियलाइज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी नो हाउ टू असर्ट आवरसेल्व्स। हमें पता है कि हमारा काम क्या है, आप बस इस चीज पे हमें सपोर्ट करो कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। के जे खंडेरकर सेंट्रल प्रोविंस के थे ये कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ये कहते हैं वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर्स, हजारों सालों तक हमें तंग किया गया है। सो मच दैट नीदर अवर माइंड्स नॉर अवर बॉडीज नॉर अवर हार्ट्स वर्क। मतलब ना हमारा दिमाग ना दिल, ना हम कुछ कर पा रहे, ना हमारी बॉडी कुछ कर पा रही है, इतना हमें तंग किया गया है। तो हमें चाहिए एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हमें अपने में कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें चाहिए डिग्निटी वाली लाइफ और एक अपॉर्चुनिटी जिससे हम खुद को प्रूव करें कि हम भी इक्वल हैं। अंबेडकर जी, अगर मैं आपको बताऊं 1947 में पार्टीशन के बाद में अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड को तो छोड़ दिया। उनको दिख गया भाई इससे पार्टीशन आगे अभी अभी हुआ है और ज़्यादा हो सकता है। तो इनको समझ आ गया कि एक परमानेंट डिवीजन हो जाएगा अगर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी। तो वो कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐसे प्रोविजंस बना देने चाहिए जिनसे SC ST का कुछ भला हो जाए, है ना, कुछ उनके लिए रास्ता निकल आए। तो दलित्स के लिए क्या आया, असेंबली फाइनली कुछ चीज़ों को रिकमेंड करती है। सबसे पहले आर्टिकल 17 निकल कर आया कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म होगी, एक क्राइम है। अगर आप किसी को अछूत बोलते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, तो ये आप लॉ तोड़ रहे हो और आपको सजा हो सकती है। टेम्पल में एंट्री सभी को मिलेगी, हिंदू टेम्पल सभी कास्ट के लिए खुले रहेंगे। जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है पब्लिक स्पेसिस में वो बंद होगा, और रिजर्वेशन होगा इन SC और ST कैटेगरी के लोगों का, जॉब में भी, पॉलिटिक्स में भी, और इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये रिजर्वेशंस की बात आई। मतलब ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जो दलित के लिए किए गए थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था। लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ बातें आई, जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन कुड नॉट बी एंडेड बाय लॉ अलोन। सोसाइटी ने अगर कुछ बुरा किया है तो सिर्फ एक कानून बना देने से आप उसको अच्छा नहीं कर दोगे। सोसाइटी की सोच को बदलना पड़ता है, जो बहुत ही खतरनाक काम है, बहुत टाइम लगता है। एटीट्यूड बदलना, कस्टम बदलना। तो स्टिल ये हिस्टोरिक स्टेप है, लोगों ने इसको वेलकम किया। हाँ भाई, एक नया भारत है जहाँ पे सभी को बराबर का हक मिलेगा, लेकिन स्टिल अभी भी समाज इसको उस तरीके से सुधारेगा, वो ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ टॉपिक है हमारा द पावर ऑफ द स्टेट। तो देखो भाई, अब सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, उसको लेकर भी एक डिबेट हुई थी। तो ये डिबेट थी कि स्टेट को ज़्यादा पावर मिले या सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग हो। ओके, अब इसमें समझते हैं क्या है। सबसे ज़्यादा डिबेट इसी के ऊपर हुआ था कि भाई किसको ज़्यादा पावर दी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होनी चाहिए। आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन चला रहे हैं, PM मोदी जी चला रहे हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद में CMs आते हैं। अब डिबेट यहाँ पे ये हो रही थी कि CM ज़्यादा पावरफुल हो या PM। तो होगा क्या कि जो पार्टीशन हुआ है उसकी वजह से इंडिया थोड़ा वीक हो गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी वीक रही तो शायद ये यूनिटी आगे बन नहीं पाएगी। तो बहुत ज़रूरी था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अच्छी गवर्नमेंट हो, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे। इसका लॉजिक था क्योंकि पार्टीशन के बाद इतने कम्युनल राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे। नेशनल यूनिटी हमारी पहली प्रायोरिटी थी, हमें चाहिए पहले देश एक रहे, बाद में बाकी चीज़ें हम करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट बताई गई हैं, जहाँ पे बोला गया है कि 7th शेड्यूल के अंदर इसको लिखा गया है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। डिफेंस का मामला है, देश के फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट के पास है पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इससे रिलेटेड जो लॉज होंगे, मैटर होंगे, इसमें स्टेट देखेगा। एक है कॉन्करेंट लिस्ट, अगर इन दोनों की राय से कुछ हो सकता है तो वो ये होगा एजुकेशन, फॉरेस्ट और क्रिमिनल लॉस। इसके ऊपर का कोई मैटर है तो दोनों आपस में बात करके
उसके एक डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। बैलेंस टाइटल टुवर्ड्स सेंटर। तो देखो होता क्या है, यूनियन लिस्ट के अंदर ज़्यादा चीज़ें थी। अगर मैं आपको बताऊं, कॉन्करेंट लिस्ट को भी थोड़ा सा और बड़ा किया गया, और यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा मिनरल्स के ऊपर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर, रेलवे के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। और आर्टिकल 357 और 356 यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करवा सकती है वहां पे इमरजेंसी लगा के। बहुत बड़ा राइट है जो इनको मिला। तो अब ये क्या है, एक ये फिस्कल फेडरलिज्म है, यानी कि इट मींस हाउ मनी इज कलेक्टेड एंड शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स। यानी कि फेडरलिज्म में जब पावर बांटी जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा रखती है, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा रखती है। तो देखो जो टैक्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, तो एक फाइनेंशियल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। कस्टम ड्यूटी लगाना, कंपनी का टैक्स लेना, ये बड़े बड़े टैक्स, जीएसटी वगैरह, ये सारे अच्छे इनकम के सोर्स हैं, और ये सारे सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का राइट रखती है। तो टैक्स जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, लोगों के इनकम पे टैक्स लगाना, एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है, पर इसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिया जाता है। ठीक है भाई। टैक्सेस गिवन फुली टू स्टेट्स, जैसे स्टेट ड्यूटीज हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, सक्सेशन ड्यूटीज हैं एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। तो ये छोटा सोर्स है, ठीक है, जो स्टेट के पास रहता है, ये स्टेट अपने अंडर रखता है ये वाले जो टैक्स होते हैं। तो टैक्सेस कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेट खुद कलेक्ट कर सकता है, जैसे सेल्स टैक्स है, सामान के ऊपर है, मार्केट शॉप्स वगैरह, लिक्वर टैक्स है, बहुत प्रॉफिटेबल होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दारू के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे स्टेट को होता है। तो ये सीधा स्टेट के रिवेन्यू सोर्सेज के पास जाता है, सारा पैसा ये स्टेट का होता है। फाइनली अगर मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े टैक्स आते हैं, कस्टम ड्यूटी, कंपनीज का टैक्स, इनकम टैक्स। स्टेट के पास थोड़े से छोटे टैक्स आते हैं, जैसे लैंड, लिक्वर और सेल्स का। तो फाइनेंशियल बॉस तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। स्टेट के पास कुछ पैसा है, बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 1947 के बाद लीडर्स बहुत ज़्यादा चिंता में थे कि भाई एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो यूनिटी रहेगी, कंट्रोल रहेगा। बाद में पीपल सेड इट कॉज टू मच सेंट्रलाइजेशन, कि लोगों ने बोला भाई बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है, तो इससे डेमोक्रेसी भी खतरे में आ सकती है। तो ये भी एक मैटर उठा। तो के संतनम और कुछ लोगों ने बोला द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। संतनम जी ने बोला अगर ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा तो सेंटर बहुत वीक हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, और स्टेट्स तो समझेंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं, ज़्यादातर जो पावर है, फाइनेंशियल पावर है, टैक्स है, वो तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है। तो उसको डर लगने लग गया कि हम स्टेट वाले तो भिखारी बन जाएंगे। आई कैनॉट एजुकेट माई पीपल, गिव मी मनी फॉर रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, हर बारी मैं आपके आगे भीख मांगने आऊंगा, ये दे दो वो दे दो। तो ये कहता है स्टेट को ज़्यादा पावर दो। तो संतनम ने एक वार्निंग दे दी, इफ पावर अगर ये बैलेंस नहीं हुई तो कुछ ही सालों बाद ये रिवोल्ट होगा, बहुत सारे स्टेट्स अपनी आवाज़ उठाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने एग्री किया कि हाँ भाई हमें भी कुछ चीज़ें दो। एक उड़ीसा के मेंबर ने बोला था सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक इफ पावर आर टू सेंट्रलाइज्ड। तो सीधी सी बात है, कुछ लोगों ने बोला है कि ज़्यादा ही अगर आप सेंट्रलाइजेशन करोगे, मीन्स एक ही बंदे को सारी पावर दोगे, तो ये भी एक बेकार चीज़ है। ठीक है, इससे भी क्या होगा, एक रिस्क होगा रिबेलियन का फ्यूचर में। तो आज की डेट में हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, अंबेडकर जी ने और बाकी लोगों ने बोला। अंबेडकर का मानना था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 के तहत आपको पता है कि भाई इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें आज की डेट में। एक पावरफुल सेंटर ही दंगे फसाद को रोक सकता है। तो जो सेंट्रलाइजेशन को चाहते थे उन्होंने बोला कि भाई देखो यूनिटी और पीस के लिए सेंट्रलाइजेशन हमें चाहिए, दंगे फसाद ना हो। इकोनॉमिक प्लान्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें सेंट्रलाइजेशन चाहिए, और बाहर के लोगों से बचने के लिए, अटैक से बचने के लिए भी स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। अब बाल कृष्ण शर्मा एक नेता है यूपी के, वो कहते हैं ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड मोबिलाइज रिसोर्सेज। अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो वो रिसोर्सेज भी जुटा लेगी, वो प्लान भी कर लेगी, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाल लेगी। ठीक है, तो ये बातें आती हैं।
तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ सारे लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पार्टीशन से पहले क्या होता था कि कांग्रेस ने एग्री किया था कि हाँ भाई प्रोविंसेस के पास ज़्यादा ऑटोनमी होगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या आफ्टर पार्टीशन? मुस्लिम लीग्स प्रेशर वाज गोन एंड पार्टीशन वॉयलेंस शोड द डेंजर ऑफ द वीक गवर्नेंस। कि भाई अगर प्रोविंसेस को ही सारा कुछ दे देंगे तो कल को तो बंटवारा हो जाएगा, हर कोई अपना अपना अधिकार लेके निकल लेगा। तो लीडर्स को लगा कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्लियरली कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी। अब हमारा पांचवा टॉपिक है कि भाई लैंग्वेज क्या होगी हमारे देश की। तो अब सवाल आता है भाषा का, लैंग्वेज का क्वेश्चन। चैलेंज क्या था? इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है कि एक नया देश कैसे बनाएंगे जहाँ पे लोग एक सेम टंग नहीं बोलते। नॉर्थ इंडिया में अलग भाषा है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो नेशनल लैंग्वेज हम क्या बनाएं? तो 1930s में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था हिंदुस्तानी को, हम अपनी अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं जहां उर्दू और हिंदी का मिक्सअप हो। गांधी जी का मानना था ये आम लोगों की भाषा है, सिर्फ बड़े लोग नहीं आम लोग भी बोल लेते हैं। और हिंदुस्तानी के अंदर क्या है, कुछ हिंदी के वर्ड हैं, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक सारे वर्ड हैं, और हर कोई इसको समझ भी लेता है। और ये एक ब्रिज बन सकता है हिंदू मुस्लिम नॉर्थ और साउथ के बीच में। प्रॉब्लम क्या है? कुछ कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही थी। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग संस्कृतसाइज्ड, यानी कि ज़्यादातर हिंदी के जो वर्ड्स थे उसमें संस्कृत वर्ड ज़्यादा आने लग गए, और अरेबिक और पर्शियन वर्ड थोड़े कम हो गए। और उर्दू के अंदर अरेबिक वर्ड ज़्यादा आ गए और पर्शियन वर्ड ज़्यादा आ गए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हिंदी और उर्दू जो पहले एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी, अब यही दो अलग अलग लैंग्वेज निकल के आ गई, हिंदी अलग उर्दू अलग। अब ये दोनों लोग अलग अलग तरीके, जो हिंदी है कह रहे हैं वो हिंदुओं की पहचान है, उर्दू है वो मुस्लिम्स की पहचान है। तो अब ये बात निकल कर आ गई। ये डिवीजन से क्या हुआ, हिंदुस्तानी में और कंट्रोवर्सी हो गई। पर गांधी जी अभी भी हिंदुस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी जी मानते हैं कि इंडिया के कल्चर को एक ही भाषा रिप्रेजेंट करती है, वो है हिंदुस्तानी, और ऑलरेडी बहुत लोग समझते हैं। और एक सिंबल है यूनिटी का। आरवी धुलेकर एक ऐसे नेता थे जो बहुत एग्रेसिव थे हिंदी भाषा को लेकर। तो आरवी धुलेकर यूपी के थे, और वो ये कहते हैं जिनको हिंदी नहीं आती वो तो इस असेंबली में बैठो ही मत, वो बैठने के लायक भी नहीं है, वो यहाँ से निकल जाओ। सीधी सी बात है, हिंदी को ये बहुत खुलकर सपोर्ट करते थे। और इनकी वजह से क्या हुआ, नेहरू जी को मामला शांत करवाना पड़ा, सारे लोग भड़क गए जब इन्होंने एग्रेसिव होके ये बात रखी। क्योंकि धुलेकर जी कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते थे। वो कहते हैं हिंदी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हमारी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है। और वो गांधी जी का भी मजाक बना देते हैं कि ये हिंदुस्तानी वगैरह हम क्यों बोले, भाई हिंदी है हमारी, हिंदी बनाओ ऑफिशियल, ठीक है। ही बिलीव्ड मेकिंग हिंदी ऑफिशियल वाज द कंजम्मेशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोसेस, ये तो हमारा एक हिस्टोरिक प्रोसेस है, हमारी भाषा रही है। तो उनकी टोन बहुत एरोगेंट थी, और इसकी वजह से जो हिंदी लोग नहीं बोलते थे उनको बहुत अलग थलग महसूस हो रहा था कि ये तो यार ज़्यादा ही हिंदी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अब एक कॉम्प्रोमाइज हुआ 1949 में, लैंग्वेज कमेटी ने ये प्रपोज किया कि देखो हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जा सकती है। अगले 15 साल तक हम इंग्लिश को कंटिन्यू रखते हैं, ऑफिशियल पर्पस जो भी हमारा कागजात में काम होगा वो अंग्रेजी में करेंगे 1965 तक। और जो प्रोविंसेस हैं वो अपनी रीजनल भाषा में भी अपना ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। जैसे पंजाब है तो वो पंजाबी में करे, तमिलनाडु है तो वो तमिल में अपना ऑफिशियल काम कर सकता है। तो इसको नेशनल लैंग्वेज ना कहकर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, और इससे क्या है सभी को एक शांति मिली। अब क्या है, साउथ इंडिया का अपना अलग कंसर्न है। श्रीमती जी दुर्गाबाई, ये मद्रास की थी, ये पहले हिंदी को सपोर्ट करती थी और स्कूल भी चलाती थी साउथ इंडिया में। पर अब वो कहती हैं जो ये जो हिंदी को थोड़ा प्यूरिफाई कर दिया है लोगों ने, संस्कृत के वर्ड डाल दिए हैं, तो इससे हिंदुस्तानी का कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया है इसमें। और हिंदी अगर ज़्यादा डोमिनेट करेगी तो बाकी की लैंग्वेजेस को कोई पूछेगा नहीं। टी ए रामलिंगम चेट्टियार, ये भी मद्रास के थे, इन्होंने बोला हिंदी को आप ज़्यादा फोर्स मत करो, और ये आपके लिए एक चेतावनी है कि भाई आप ज़्यादा हमारे ऊपर हिंदी थोपो मत। तो बहुत सारे मेंबर्स थे जैसे शंकर राव देव फ्रॉम बॉम्बे, उन्होंने बोला कि हिंदी आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, आप उसको इम्पोज मत करो एग्रेसिवली किसी के ऊपर। एक यूनाइटेड नेशन तभी होता है, एक देश तभी जुड़ के रहेगा जब आप सभी की लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करोगे। आप एक लैंग्वेज को थोप नहीं सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी पे थोपना नहीं है, हमें डिबेट करनी है, डिस्कशन करके कॉम्प्रोमाइज करना है। तो
अलग अलग यहाँ पे बातें चली, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हो, स्टेट के पास हो, हिंदी हो या दूसरी भाषा हो, सेपरेट इलेक्टोरेट हो या जॉइंट इलेक्टोरेट हो, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चली। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात आती है। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि भाई वोटिंग का राइट तो एटलीस्ट सभी को होना चाहिए, ठीक है। बाकी देशों में यूके, यूएसए, फ्रांस में क्या होता है, पहले राइट्स जो है एक साथ सभी को नहीं मिले थे, कभी किसी प्रॉपर्टी वाले को मिला, फिर मर्दों को मिला, फिर यहाँ पे महिलाओं को मिला। लेकिन इंडिया में क्या था, देखे यहाँ पे पहले क्या होता था कि सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को राइट मिलता है ऊपर की कंट्रीज में, बाद में एजुकेटेड लोगों को, फिर वर्किंग क्लास को, और विमेन गॉट द वोट वेरी लेट। और इन देशों में महिलाओं को तो बहुत बाद में राइट मिला है। पर इंडिया में सीधा सीधा हमने सभी एडल्ट्स को राइट्स दे दिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, कास्ट का हो, एजुकेशन का स्टेटस हो, उसका कुछ भी हो, प्रॉपर्टी है या नहीं है, पर वोट डालने के लिए हमने सबको बुलाया, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी में विश्वास था। दूसरा, हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया, ठीक है। सेक्युलर वर्ड क्या है मैं आपको बताऊं, जब शुरू में प्रीएम्बल हमारी बनाई गई थी, ठीक है, तो ये पहले तो उसमें नहीं था, पर 1976 में ये सेक्युलर वर्ड इसमें ऐड किया गया। लेकिन इसकी स्पिरिट तो थी भाई, भले ही सेक्युलर वर्ड नहीं था, पर हम किसी के धर्म को यहाँ पे नुकसान तो नहीं पहुंचाते। तो आर्टिकल 25 से 28 कहता है कि आपको धर्म की आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, प्रोपोगेट करो। 29 से 30 आर्टिकल कहता है आपको एजुकेशनल राइट्स हैं, आपके पास कल्चरल राइट्स हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना अगर कोई इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते हैं, कॉलेज वगैरह, वो चला सकते हैं। आर्टिकल 14, 16 और 17 कहता है कि आप कानून की नज़र में इक्वल हो, आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, और अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म, ये क्राइम है अगर आप किसी को अनटचेबल बोलते हो। तो सेक्युलरिज्म का हमारे यहाँ प्रैक्टिकल मीनिंग है कि हमारा जो सरकार है, जो हमारी स्टेट है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दे, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट स्कूल में ना चले, कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो काम धंधे में, जॉब्स में। और क्या है कि जो सोशल कुछ बुराइयां हैं जैसे अनटचेबिलिटी है उसको बंद किया जाए, पर्सनल लॉज जो हैं उसको हटा के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे कहते हैं कि भाई सारे लॉज हटाओ और देश का एक कानून हो, वो आए। तो हमारा जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली स्टेट और रिलीजन अलग नहीं होता, इंस्टेड सिर्फ एक जुडिशियस डिस्टेंस रहता है, यानी कि स्टेट इंटरवेन करता है रिलीजियस मैटर्स पे। पर हमारे केस में, हमारे देश में सेकुलरिज्म के मामले में स्टेट इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करता। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़, तो ये डिबेट्स होती हैं, ये दिखाती हैं कि जो मेंबर्स हैं वो कैसे कैसे दूसरों को सुनते हैं, उसके बाद कुछ आइडियल्स निकल कर आते हैं, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, इनको दोबारा से इंटरप्रेट करके इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है कि इंडिया में इसका क्या मतलब है। सोशल जस्टिस वर्ड है तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग बनता है। तो इसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉपी पेस्ट नहीं है। आपने 11th में पढ़ा है बैग ऑफ बोरोविंग, तो वो बैग ऑफ बोरोविंग नहीं है, आप ये हिस्ट्री से प्रूव हो रहा है, क्योंकि हमने जो भी प्रोविजंस लिए हैं उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करा है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है और हमारी 12th क्लास की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ फीडबैक लिखना इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।